हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ में है कि इसरो ने ब्रिटेन की कंपनी वन वेब के 36 उपग्रह LVM-3 की सहायता से एक साथ लॉन्च किए हैं। तो हम ये इस वीडियो में जानेंगे कि वन वेब कंपनी क्या है, ठीक है। LVM-3 रॉकेट क्या है, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल जो LVM-3 है वो क्या है, और वनवेब ने इतने सारे उपग्रह लॉन्च क्यों करवाए। 36 पहले करवाए थे, 36 अब करवाए हैं, क्यों, क्या, सब कुछ इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वनवेब कंपनी है वो ब्रिटेन की कंपनी है। वनवेब कंपनी जो है वो ब्रिटेन की है। वनवेब नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड एक संचार कंपनी है। संचार कंपनी है तो उसका काम है इंटरनेट सेवाओं का निर्माण करना, और इसी वजह से वो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करवाएगी तो इंटरनेट जो सुविधा होगी, जो इंटरनेट सर्विस होगी वो बेस्ट होगी, राइट। इसलिए वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करवा रही है। इसीलिए इसी के मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने उसके 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। 36 को अभी किया है 26 मार्च को, और 36 सैटेलाइट्स पहले लॉन्च किए गए थे। तो जो वनवेब कंपनी है इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। क्लियर है क्या है कि जो वनवेब कंपनी है वो एक एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड एक संचार कंपनी है जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड उपग्रह और इंटरनेट सेवाओं का निर्माण करना है। कंपनी का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, और ये कंपनी अपने सुविधाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, संचार सुविधाओं को, इंटरनेट फैसिलिटी को, इंटरनेट सर्विस को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड ये अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा रही है। और इसने कितने सैटेलाइट लॉन्च करवाए हैं? 648, ठीक है। उनमें से इंडिया ने 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। 648 में से इंडिया ने 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और 36 जो सैटेलाइट हैं वो 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए गए थे, और जो बाकी के 36 हैं वो कल यानी कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए हैं। इनको प्रक्षेपित कर भारत ने वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण में एक नया इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने कमर्शियल लेवल पर सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं किए थे। ये भारत ने पहली बार 72 सैटेलाइट्स वन वेब कंपनी के कमर्शियल लेवल पर लॉन्च किए हैं। इससे भारत को 1000 करोड़ का फायदा होगा। क्लियर है, इससे भारत को 1000 करोड़ का फायदा होगा। इसरो के NSIL को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अब हमने देखा कि वनवेब कंपनी जो है वो लॉन्च क्यों करवा रही है अपने इतने सैटेलाइट, और फिर हमने देखा कि इसरो ने लॉन्च क्यों किए हैं, इससे इसरो को क्या फ़ायदा होगा। तो वनवेब कंपनी लॉन्च करवा रही है ताकि उसकी इंटरनेट सुविधा अच्छी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड वो अच्छा संचार सुविधा प्रदान कर सके, इसलिए वो अपने मैक्सिमम सैटेलाइट्स जो हैं उन्हें लॉन्च करवा रही है, ठीक है। और इसरो ने इसलिए लॉन्च किया है कि उससे इंडिया को फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसरो जो है वो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अमेरिका का नासा है वैसे इंडिया का इसरो है। क्लियर है। तो भारत में अंतरिक्ष तकनीकी का विकास कैसे हुआ, क्या हिस्ट्री रही है इसकी। तो भारत में इनकोस्पार था इसरो से पहले, क्या था, इनकोस्पार, ठीक है। इसरो से पहले जो था वो इनकोस्पार था, इनकोस्पार। उसी को बदल के 15 अगस्त 1969 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। कब? 15 अगस्त 1969 को। क्लियर है। अच्छा जी, और ये भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता का प्रतीक है। इसीलिए विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष तकनीकी का विकास क्या था कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता का प्रतीक है, इसलिए उन्हें भारतीय अनुसंधान के पिता भी कहा जाता है। और ये इसरो पहले इनकोस्पार था, बाद में 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया, ठीक है। इसरो का उद्देश्य क्या है, इसरो को क्यों बनाया गया, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और इसरो का उद्देश्य है सैटेलाइट्स बनाना, लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाना और अंतरिक्ष अनुसंधानों को बढ़ावा देना। ये सभी इसरो के काम हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि हमने जो सैटेलाइट्स थे वो कहाँ लॉन्च किए? लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के उससे पहले की जो इसरो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? एस सोमनाथ जो है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है वो क्या होती है? लो अर्थ ऑर्बिट में हमने जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं वनवेब कंपनी के। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो पृथ्वी की सतह से, लेट्स सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो लो अर्थ ऑर्बिट है। क्लियर है? जो 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई है वो लो अर्थ ऑर्बिट है। तो यह उत्तर से दक्षिण में पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरती है और इसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो ऐसे जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे जाते हैं, इसलिए इसको पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, इसी कारण से ध्रुवीय कक्षा अथवा पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। इस कक्षा में उपग्रह दिन में पृथ्वी का कई बार परिक्रमण संपन्न करते हैं, यानी कि एक सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी का कई दफा चक्कर लगा लेता है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? अब देखो 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां तक तो हमारे पास है लो अर्थ ऑर्बिट, और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है भूतुल्यकालिक कक्षा, यानी कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें सिर्फ जो उपग्रह हैं वो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स थे वो एक दिन में पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेते थे, लेकिन जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है क्योंकि उसमें डिस्टेंस बढ़ गया है पृथ्वी से, इसलिए वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा भूमध्य रेखा से एक ऐसे झुकाव पर स्थित है जिसमें इसमें मौजूद उपग्रह दिन में कई बार अपने स्थान को बदलता हुआ प्रतीत होते हैं, परंतु इसका लगभग फोकस लगभग निश्चित स्थानों पर ही होता है। इन कक्षाओं में संचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह, नौ परिवहन उपग्रहों को भेजा जाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कौन कौन से सैटेलाइट भेजे जाते हैं? संचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह एवं नौ परिवहन उपग्रह जो हैं वो इस ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, और इसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? और ये इनका जो इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ऐसा है कि हमें पृथ्वी से देखने पर ये सैटेलाइट ऐसे लगेंगे कि अपना स्थान चेंज करें, बट ऐसा नहीं है, अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं और ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूव कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है GSLV रॉकेट। ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है GSLV। इंडिया के पास कौन कौन से हैं? GSLV है, PSLV है, SSLV है, और अभी वो RLV के बारे में भी उसका परीक्षण कर रहा है। RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ताकि हम अपने खर्चे को कम कर सकें। ठीक है, GSLV जो है वो 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जो ठोस, तरल तथा क्रायोजेनिक इंजन से संचालित होता है। ये मुख्यतः भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग में लाया गया है। जो GSLV है उसमें 3 चरण होते हैं, ठीक है, और उसमें ठोस, तरल तथा क्रायोजेनिक इंजन से वो चलते हैं। कैसे? देखो, ये है हमारा रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट है, इसमें बूस्टर्स लगेंगे, 2 बूस्टर्स हैं और इसके 3 चरण हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जो पहला चरण है उसमें लिक्विड डाल दिया, सेकंड उसमें सॉलिड डाल दिया, जो थर्ड है उसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन लगा दिया है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये 3 चरणों में बटा हुआ होता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें सैटेलाइट्स रखे होते हैं। ठीक है, जो ये ऊपर का पार्ट है इसमें सैटेलाइट्स होते हैं, और ये 3 चरण हैं, इनमें फ्यूल होते हैं, इसमें लिक्विड फ्यूल, फिर सॉलिड फ्यूल और ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या है? पहले ये देख लीजिए कि GSLV के प्रकार कितने हैं। देखो, GSLV के 3 प्रकार हैं, Mark 1, Mark 2 और Mark 3। ठीक है, Mark 1, Mark 2 और Mark 3। जो Mark 1 है उसमें हमने रूस के द्वारा दिया गया क्रायोजेनिक इंजन जो है वो यूज़ किया था, उसे मुख्यतः अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया। Mark 2 इसमें भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया।
देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में जीएसएलवी बनाने की सोची तो हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की जो तकनीक है वो नहीं थी, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक हमारे पास नहीं थी, तो हमने रसिया से मांगा कि हमें ये तकनीक दे दी, टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि हम भी क्रायोजेनिक इंजन बना सकें। तो उस समय जो देश थे जैसे कि अमेरिका है, उसने मना कर दिया कि नहीं, हम भारत को ये टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं दे सकते। उन्होंने रसिया को मना कर दिया ये देने के लिए। क्यों? जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका यूज़ मिसाइल्स बनाने में भी किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी किया जाता है। अगर उन्होंने कहा कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी बताते हैं तो वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे इन फ्यूचर, इसलिए उन्होंने रूस को मना कर दिया कि आप उन्हें ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए रूस ने अपना एक क्रायोजेनिक इंजन हमें दिया कि आप इसको लीजिए, इसको खोलिए, यूज़ करके देखिए कि आप अपने हिसाब से जानिए कि क्या टेक्नोलॉजी लगी हुई। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली हमारी हेल्प की। तो जो हमने फर्स्ट मार्क 1 जीएसएलवी का जो प्रकार बनाया था, जीएसएलवी मार्क 1, उसमें जो रूस का क्रायोजेनिक इंजन था वो ही लगाया गया था। फिर हमने मार्क 2 जो बनाया उसमें भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। इसमें पेलोड क्षमता को बढ़ाया और ये लो अर्थ ऑर्बिट में 5000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जा सकती थी, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये 2500 किलोग्राम तक वजनी उपग्रहों को ले जा सकती थी। जो मार्क 3 है उसे ही LVM-3 यानी कि जिस लॉन्चिंग व्हीकल से अभी OneWeb के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, उसी को ही मार्क 3 कहा जाता है। यह उन्नत भारतीय क्रायोजेनिक इंजन से परिपूर्ण प्रक्षेपण यान है। इसे वर्तमान में LVM-3 नाम दिया गया है। इसकी पेलोड क्षमता लियो में 8000 किलोग्राम तथा जियो में 4000 किलोग्राम है, ठीक है। समझ में आया क्या? जीएसएलवी के 3 प्रकार हैं, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। जो मार्क 1 है उसमें रूस के द्वारा दिया गया क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया था। मार्क 2 में हमने खुद अपना बनाया था, वो यूज़ किया गया था। और जो मार्क 3 LVM-3 जो फिलहाल प्रेजेंट में है, जिससे हमने अभी 72 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उसमें उन्नत भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया है। अब सवाल ये आता है कि क्रायोजेनिक इंजन आखिर होता क्या है, राइट? ये क्रायोजेनिक इंजन आखिर होता क्या है? तो देखिए, जो क्रायोजेनिक इंजन है, एक मिनट, हाँ जी, तो जो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है वो जीएसएलवी के तीसरे चरण में उपयोग में लाए जाते हैं। जीएसएलवी के हमने 3 चरण देखे थे। ये एक रॉकेट है सपोज कीजिए, ठीक है। इसके 3 चरण हैं, ये पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा। यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल है और यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन है, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होती है जो कि लिक्विड स्टेज में होती है। इस टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस। और इसको जलाने के लिए, अब हाइड्रोजन है तो उसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऑक्सीजन भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसके लिए टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक यही है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। तो जो लिक्विड हाइड्रोजन, और उस लिक्विड हाइड्रोजन को जलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, क्लियर। जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने की जो तकनीक है अभी तक वो सिर्फ 6 देशों के पास है। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान, और हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इन 6 देशों के पास ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। इनके अलावा और किसी भी कंट्री के पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। तो जो ये LVM-3 है जिसकी वजह से हमने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, यानी कि 72, 36 पहले 36 अब, तो उसी की सहायता से हमने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था, ठीक है। चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था, और अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, क्लियर है। और चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, वो कब जाके जो है वो ख़राब हुआ, यानी कि उसका वो डेड हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, उससे हमारा कनेक्शन टूट गया, उसके बारे में आपको बताना है।
और ये बताना कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया जाता है। क्लियर है। और इसी की सहायता से हम 2024 में जो है वो गगनयान मिशन को प्रक्षेपित करेंगे। क्लियर है। तो LVM से आप क्या समझते हैं? जो मार्क 3 है ये क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाला रॉकेट है जिसमें 3 चरण होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इसमें एज ए फ्यूल हम लिक्विड हाइड्रोजन और उस लिक्विड हाइड्रोजन को जलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक अभी तक सिर्फ 6 देशों के पास है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान और भारत। ठीक है। इनके अलावा वो किसी के पास अभी तक नहीं है। LVM की सहायता से हमने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था और अभी इसी की सहायता से 2024 में गगनयान मिशन को लॉन्च करने का हमारा प्लान है। ठीक है। और इसी की हेल्प से हमने OneWeb के 72 सैटेलाइट्स को भी लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। क्लियर हुआ? अच्छा जी। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या देखा, कंप्लीट हमने क्या क्या पढ़ा है कि इसरो ने OneWeb के 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। 36 पहले किए थे, 36 अभी 26 मार्च को लॉन्च किए हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि OneWeb कंपनी जो है वो ब्रिटिश की एक संचार कंपनी है जो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रही ताकि वो अपनी इंटरनेट सेवाओं का अच्छे से निर्माण कर सके और पूरी दुनिया में उसको अच्छे से फैला सके। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। इंडिया ने वो टोटल 648 सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रही है। उसका टारगेट है कि 2023 के अंत तक वो अपने सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर ले लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसी वजह से 72 सैटेलाइट्स जो था वो इंडिया ने लॉन्च किए हैं और जो 36 सैटेलाइट्स थे वो 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए थे और 36 अब 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए हैं और इसके लिए इंडिया को 1000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। इसके लिए इंडिया को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? 1000 करोड़। ओके। उसके बाद है कि इसरो क्या है? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। ये क्या क्या काम करती है? ये सैटेलाइट्स बनाती है, लॉन्चिंग व्हीकल बनाती है और स्पेस रिसर्च का काम करती है। क्लियर हुआ? अच्छा। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो ये S सोमनाथ जी जो है वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हमने जाना, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में हमने जाना, उसके बाद GSLV के बारे में हमने जाना। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज़ होता है, क्रायोजेनिक इंजन से काम करते हैं। ये टेक्निक अभी तक किस किस के पास है? LVM 3 क्या है? इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से डिटेल से चर्चा की है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर अब भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।